हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम दो ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, पहला ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के मिलने से ही आपका नर्वस सिस्टम बनता है। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की जो बेसिक यूनिट होती है वो आपकी न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके बारे में। पहले ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे, एक नंबर, फिर हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। इस वीडियो में तो हम ब्रेन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फैक्ट देखेंगे, फैक्ट अबाउट ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में कुछ तथ्य है। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। अब सुपर कंप्यूटर से तेज कैसे काम करता है? तो जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है वो एक बार में सिर्फ 25,000 इमेजेस को स्टोर कर सकता है, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो एक ही बार में आपका 25 करोड़ इमेजेस एक ही बार में अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जबकि सुपर कंप्यूटर कितने कर सकता है? सिर्फ 25,000, और हमारा दिमाग 25 करोड़ इमेजेस। इसलिए हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। नेक्स्ट, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 थॉट आती हैं। एक दिन में कितनी आती हैं? यानी 70,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में एक दिन में। अब उसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य अपने जीवन काल में दिमाग का सिर्फ 4% ही यूज कर पाता है। जीवन काल यानी जब से उसका जन्म हुआ है, जन्म से मृत्यु तक वो कितने यूज कर पाता है? ओनली 4% वो यूज कर पाता है अपने दिमाग का। नेक्स्ट है, मृत्यु के बाद 7 मिनट तक आपका दिमाग एक्टिवेट रहता है यानी सक्रिय रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेन के पास सबसे ज्यादा वसा होती है। सबसे ज्यादा वसा यानी फैट होता है। सबसे ज्यादा वसा होती है, देख लिया, क्योंकि इसे ब्रेन को सबसे फैटेस्ट ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रेन यानी मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। अगर आपसे देखो मैं इसका कंडीशन बता देता हूं। अगर बच्चों में पूछ ले, यानी जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में पूछ ले आपका, तो 300 से 400 ग्राम, 300 से आपका 400 ग्राम। उसके बाद 300 से 400 ग्राम हो गया। इसके बाद में अगर अडल्ट में पूछ ले, अडल्ट में मेल और फीमेल की कंडीशन अलग होगी। मेल में जो है आपका 1450 ग्राम होगा, और फीमेल का दिमाग का वजन आपका 1350 ग्राम होगा। फीमेल का 1350 ग्राम होगा। ठीक है, यहां तक देखा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेन यानी मस्तिष्क में NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा होती है खनिज पदार्थों में। NaCl क्या है? यानी सोडियम क्लोराइड। क्या है? एक खनिज पदार्थ है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। अब इन मिनरल्स में जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट, पूरे शरीर का 75% यानी 75% पानी हमारे ब्रेन के पास होता है, यानी मस्तिष्क के पास होता है। 70% आउट ऑफ बॉडी, हमारे पूरे शरीर का 75% पानी होता है। नेक्स्ट है, पूरे शरीर का 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे दिमाग के पास होता है। कितना? 20%। अब क्यों होता है? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है तो क्या बनता है? आपका एनर्जी बनती है, और हमारे दिमाग को एनर्जी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहां होता है? हमारे ब्रेन के पास। कितना? 20%। नेक्स्ट, 25 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूरा विकास हो चुका होता है। यानी अगर आप 25 साल के हो गए या 25 साल से ऊपर हो, तो आपका जो मस्तिष्क है यानी आपका दिमाग पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक जो इंडिया में ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, वो आपका 25 से 28 साल के बीच के होते हैं। 25 से 28 साल के बीच होते हैं। मतलब 25 से 28 साल के बीच एग्जाम क्रैक किया होता है। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट है,
ब्रेन। अब हम देखेंगे ब्रेन के बारे में। सबसे पहले ब्रेन की स्टडी को कहते हैं हम न्यूरोलॉजी, यानी मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं हम न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नॉन एज न्यूरोलॉजी। इसके डॉक्टर को, यानी ब्रेन के डॉक्टर को हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट दे हैं इसकी लोकेशन। इसकी जो खोपड़ी होती है आपकी, जो ऊपर दिखती है, आपका दिमाग नहीं होता है, ये आपकी खोपड़ी होती है। अब इसका काम होता है आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना, यानी प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट कैसे करती है? जो खोपड़ी होती है जिसे कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में आपकी हड्डी होती है और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब बात आती है इसमें हड्डी होती है, तो क्वेश्चन आता है यहां से कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको बताना है 8 हड्डी होती हैं। कितनी? 8 हड्डी होती हैं और ये सबसे मजबूत हड्डी होती हैं। तो ये सबसे मजबूत, क्योंकि इनके बीच जो होता है फाइबर बॉन्ड होता है। क्या होता है? फाइबर बॉन्ड। फाइबर बॉन्ड होता है इनके बीच में। फाइबर बॉन्ड यानी फाइबर बंध, इसीलिए ये हड्डी सबसे मजबूत होती हैं। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इसे खोपड़ी को हटा दो, ये जो आपका पार्ट है ऊपर वाला, इन हड्डियों को हटा दो तो आपको कुछ इस प्रकार से लेयर दिखेंगी। अब ये जो 3 लेयर हैं, ये पहली का नाम है आपका, जो पहली वाली है यहाँ आपका डूरा मैटर, दूसरा है आपका एरेक्नॉइड, ठीक है, क्या है? एरेक्नॉइड। और तीसरा है पिया मैटर। अब ये देख लिया आपने, ये भी जो क्या काम करती हैं, तीनों होती हैं। अगर आप हटाओगे तो मेम्ब्रेन दिखेंगे, 3 मेम्ब्रेन है क्रेनियम को हटाने पर। यह कह सकते हैं क्रेनियम के नीचे है ये, ठीक है आपका। उसके बाद न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है आपकी सेल है। क्या है? सेल है। आपके दिमाग की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन है, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका। अब न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका है, और इसमें सबसे कम रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, यानी अगर कोई चीज है वो किसी वजह से डैमेज हो गई है, कोई भी सेल है किसी वजह से अगर वो डैमेज हो गई है तो वो दोबारा उसी रूप में बन जाएगी। लेकिन आपके न्यूरॉन्स में सबसे कम क्षमता होती है पुनर्निर्माण की, इसलिए ये अगर खराब हो जाती हैं तो फिर दोबारा से बन नहीं पाती हैं। नेक्स्ट है, ब्रेन में कभी भी कैंसर नहीं होता है। ब्रेन में क्या नहीं होता? कैंसर नहीं होता, लेकिन ट्यूमर हो जाता है। अब होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप समझिए। ट्यूमर जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है कैंसर की, यानी ट्यूमर जो है पहले क्या होगा? ट्यूमर होगा, और जो सबसे लास्ट में जाकर बनेगा, एक होती है दूसरी स्टेप, और कैंसर होता है आपका तीसरी स्टेप। पहला है ट्यूमर और तीसरा है कैंसर। कैंसर की ही पहली स्टेज ट्यूमर है। तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही नाजुक अंग है, जिस कारण आपके ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाता है उसी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, उसी टाइम आपकी मृत्यु हो जाती है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे इसकी कई जो होती है, इसका काफ़ी इलाज भी है, कई लोग सफल भी हो जाते हैं इसमें, बहुत लोग, लेकिन जो है कुछ लोग सही नहीं हो पाते हैं, तो उनकी एक अलग बात है। अब इसमें होता क्यों है ट्यूमर? जब इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन होता क्यों है? रीजनरेशन की कैपेसिटी कम क्यों होती है? रीजनरेशन होता है आपका सेल डिवीजन के कारण। किसके कारण? सेल डिवीजन के कारण। सेल डिवीजन के कारण, सेल डिवीजन के कारण होता है। और जो आपका सेल डिवीजन है वो किसके कारण होता है? तो आपकी सेल में अगर सेंट्रोसोम है, क्या? सेंट्रोसोम। अगर आपकी सेल में सेंट्रोसोम है तो आपका जो सेल है वो विभाजित हो जाएगी। अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो आपकी जो कोशिका है वो विभाजित नहीं हो पाएगी। और सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक केंद्र। क्या कहते हैं? तारक केंद्र। तारक केंद्र, ये देखा। अब जो तारक केंद्र है ये होता है, इसकी वजह से आपका सेल डिवीजन होता है। अब ब्रेन में जो है 90% न्यूरॉन होती हैं, 90% न्यूरॉन होती हैं, और 10% में कोई अन्य सेल होती है जिसे हम जानते हैं न्यूरॉन ग्लियल। ठीक है, किस नाम से? न्यूरॉन ग्लियल।
सेल के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन में तो नहीं होती है, लेकिन ये जो आप सेल देख रहे हैं, इस सेल में आपका सेल डिवीजन होता है। आपका इस सेल में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होता है यानी कि इसमें जो है आपका सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम। इसमें आपका सेंट्रोसोम है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के भाग देख लेते हैं। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। और कौन कौन से? पहला होता है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन जिसे कहते हैं हम पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब पीछे वाला हिस्सा, अग्र यानी आगे वाला हिस्सा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। हिंदी में कहेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके भी अब सब पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? सब पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के भी 3 सब पार्ट होते हैं, जो कौन कौन से हैं? अगर फोर ब्रेन की बात करें तो पहला है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीसरा है सेरेब्रम जिसे हिंदी में कहते हैं प्रुम मस्तिष्क। और आपका फोर ब्रेन में जो थैलेमस होता है, थैलेमस को थैलेमस ही बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं, और सेरेब्रम को आपका प्रुम मस्तिष्क बोलते हैं। हिंड ब्रेन में के भी 3 भाग होते हैं, 3 सब पार्ट होते हैं, जिसमें पहले का नाम है पोन्स वेरोलाई, दूसरे का है मेडुला ओबलोंगाटा, तीसरे का है सेरेब्रम जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रतिष्क। अनुप्रतिष्क। नेक्स्ट है सेरेब्रम। अब हम जो पढ़ेंगे वो उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और फिर ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। इसके बीच में हम पहले ये पढ़ेंगे। देखा, पहले ये वाले पढ़ेंगे, फिर ये वाला पढ़ेंगे हम, और फिर ये वाले पढ़ेंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है इसे कहते हैं अनुप्रस्थिस्क। अनुप्रस्थिस्क। यहाँ पे जो है आपका गलत हो गया है, इसे आप ठीक कर लेना। यहाँ आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है आपका सही लिखा हुआ है। सेरेब्रम को हमारा लिटिल माइंड भी कहते हैं, यानी छोटा दिमाग। ये जो है आपका लोकेशन आप देख रहे होंगे, सेरेब्रम ये है, और आपका ये है सेरेब्रम, और ये है सेरेबेलम। यह है सेरेबेलम और यह आपका सेरेब्रम। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें एल है और उसमें आपका आर है, इसमें आर है और इसमें आपका डबल एल है, तो आप याद रखिएगा। इसे छोटा दिमाग कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होते हैं, यानी कार्य क्या होता है? ये आपका बॉडी में 3 कार्य करता है। कौन कौन से? पहला करता है बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग यानी शरीर संतुलन। अब ये क्या होता है? आप मान लीजिए खड़े हैं, तो आप खड़े क्यों हो? गिर भी तो सकते हो ना, तो आप गिरते नहीं हो बॉडी बैलेंसिंग के कारण, क्योंकि आपके इस दिमाग ने आपकी बॉडी का बैलेंस बनाया हुआ है, इसलिए आप सीधे खड़े हो, गिर नहीं रहे हो। इसे ही बॉडी बैलेंसिंग कहते हैं। और दूसरा होता है मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट यानी आपका हाथ है, आपने अपना हाथ आगे की ओर किया और सीधा कर लिया, तो वो क्या है? एक मसल मूवमेंट है। आपको किसी ने आवाज दिया, आपको किसी ने आवाज दिया, तो आप क्या करोगे? गर्दन घुमाकर देखोगे। गर्दन घुमाकर देखोगे तो वो आपका गर्दन घूमना क्या है? एक मसल्स मूवमेंट है। तीसरा स्पीकिंग यानी बोलना। आपको कहाँ, कितना, कैसे, कब, क्या बोलना है, वो कौन डिसाइड करेगा? आपका सेरेब्रम वाला सेरेब्रम मस्तिष्क आपका डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट है मेडुला ओबलोंगाटा। कौन सा? मेडुला ओबलोंगाटा। मेडुला ओबलोंगाटा ये क्या करता है? बायोलॉजिकल रिएक्शन को नियंत्रित करता है, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है इन्हें नियंत्रित करता है। अभी कैसे होती है? तो ये 2 प्रकार से होती है। आपका पहला होता है वाइटल रिएक्शन जिसे कहते हैं जैविक क्रियाएं, दूसरा होता है आपका एक्सेसरी रिएक्शन जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी आपका इनवॉलेंट्री होती है और आपकी ये भी इनवॉलेंट्री होती है, यानी आपकी इच्छा हो या ना हो, ये क्रियाएं आपके शरीर में होनी है तो होनी है। अब इनमें अंतर देखते हैं। वाइटल रिएक्शन और एक्सेसरी रिएक्शन, अगर ये आपके शरीर में नहीं होंगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर आपके शरीर में ये नहीं होंगी तो भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। ये हो ना हो इससे आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके शरीर में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो आपकी मृत्यु होगी।
अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल, जैसे रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया। याद रहे मैं यहाँ पे श्वसन क्रिया बोल रहा हूं, ना कि श्वसन तंत्र को, ठीक है। यहाँ पे श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, ना कि आपका श्वसन तंत्र को। ये मेडुला ओब्लोंगाटा किसे करता है? श्वसन प्रक्रिया को। नेक्स्ट है डाइजेशन। अब ये कैसे जरूरी है आपके शरीर के लिए रेस्पिरेशन? अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं आएगी, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराना। अब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के द्वारा होगा ही नहीं तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप मर जाएंगे। दूसरा है डाइजेशन यानी पाचन। मान लीजिए आपने खाना खा लिया, अब उस खाने का अगर पाचन नहीं हुआ, वो खाना आपके शरीर में नहीं पचा, तो क्या होगा? आपको ग्लूकोज वगैरह नहीं मिल पाएगा, जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तीसरा है आपका एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। आप एक्सक्रिएट आउट किस पदार्थ को करते हैं? जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक एलिमेंट को आप जो है एक्सक्रिएट आउट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। अगर आपके शरीर में वो रहे, वो बाहर नहीं निकले, तो भी आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए एक्सक्रिएशन भी जरूरी है। चौथा है आपका हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन। दिल क्या करता है? दिल आपका जो ब्लड है उसे पंप करता है, इसलिए आपका ये जरूरी है। पांचवा है आपका ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन यानी जो खून है, खून में घुलकर ऑक्सीजन आपके हर उस ऑर्गन के पास जाता है जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराने के लिए, और CO2 को अपने साथ में ले आता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब ये हमने देख ली आपकी वाइटल रिएक्शन, जैविक क्रियाएं। अगर ये आपके शरीर में इनमें से एक भी रुक जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इनमें से कोई भी रुक जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखते हैं एसेसिव रिएक्शन यानी सहायक क्रिया। ये भी इनवॉलेंट्री होती है यानी अनैच्छिक होती है, आपकी मर्जी हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, ये होनी है तो होनी है। पहले जैसे हिकअप्स यानी हिचकी। अब हिचकी आपकी मर्जी से थोड़ी ना आएंगी, और अगर हिचकी ना आएंगी तो आप कौन सा मर जाएंगे। अगर हिचकी नहीं भी आएगी तो आप तब भी जिंदा रह सकते हैं, आपके ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है स्नीजिंग यानी छींकना। अगर आप छींकेंगे, अगर आप ना छींकेंगे तो कौन सी आपकी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा है कोल्ड एंड कफ यानी कोल्ड यानी जुखाम और खांसी। आप थोड़ी ना चाहोगे कि आपको खांसी और जुखाम हो, तो यह भी आपकी अनैच्छिक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट यह है कि अगर ये रिएक्शन आपके शरीर में नहीं होती हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है अगर आपके शरीर में ये इन प्रक्रियाओं में से पांचों में से एक भी अगर रुक जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। चौथा है आपका डर्प यानी डकार लेना। पांचवा है उबासी जिसे कहते हैं यंग। नेक्स्ट है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, अब ये क्या करता है? आपके शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को नियंत्रित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रहे मैंने बताया था आपको इस वीडियो में, इस वाले भाग में। यहाँ पे मेडुला ओब्लोंगाटा श्वसन क्रिया को कर रहा है, ना कि श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र को पूछा जाए तो कौन सा? आपका पोन्स वेरोलाई, श्वसन तंत्र को। अब इन दोनों में काम क्या होता है और डिफरेंट क्या होता है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। ये आप ध्यान से देखिएगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको समझने वाली चीज आ गई है। जो मेडुला ओब्लोंगाटा होता है, जिसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं M और O, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है किस अंग के पास कितना ऑक्सीजन और कितना CO2 होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? मेडुला ओब्लोंगाटा। किसके पास कितना ऑक्सीजन और कितना CO2 होना चाहिए वो मेडुला ओब्लोंगाटा डिसाइड करेगा। उसके बाद पोन्स वेरोलाई, जो आपका पोन्स वेरोलाई है, ये क्या होता है? किस मात्रा में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लाना है। माना आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कितने
जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकालना है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, कितने ऑक्सीजन को अंदर लेना है, ये डिसाइड करेगा पोन्स वेरोलाई। और जो मेडुल्ला ओब्लोंगाटा है वो आपका किस ऑर्गन के पास कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड है इसे मैनेज करेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है आपका दो सेंसरी ऑर्गन को आपका नियंत्रित करता है, कह सकते हैं कंट्रोल कर सकता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है आपका संवेदी अंग। संवेदी अंग आपके शरीर में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आईज, दूसरा होता है ईयर, तीसरा होता है नोज, चौथा होता है टोंगियो यानी आपकी जीभ, और 5वां होता है आपकी स्किन। अब क्या होता है? आंख। आंख आपका देखने का सेंस करती है। जो आपका कान है सुनने का सेंस करती है। कान जो है सुनने का सेंस कैसे करता है? माना आपके पीछे कोई व्यक्ति बैठा है या कोई साइड में बैठा है मान लीजिए, अगर वो आपको आवाज देता है तो आप उसी की डायरेक्शन में देखेंगे। वो भी आपको पता थोड़ी ना है कि बंदा कहाँ बैठा है, वो इंसान आपको कहाँ से बैठ के आवाज दे रहा है आपको इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उसकी तरफ देखेंगे। इसी कहते हैं सेंस। तो कान का काम ये हो गया। और आइस यानी आंख का काम होता है देखना, ठीक है। आइस का काम होता है देखने का सेंस करना। नोस यानी बदबू का सेंस करती है। मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, आप जो है यहां से जा रहे हैं, आप यहां से जा रहे हैं और यहां पर जो है आपकी कूड़ा पड़ा है, यहां पर कूड़ा पड़ा है, तो आप ये बताइएगा आप इधर को होकर जाओगे या इधर को होकर जाओगे? जाहिर सी बात है आप इधर को होकर ही जाओगे, आप इधर को होकर ही जाओगे। आप नहीं चाहोगे कि आप बदबू की तरफ को होकर जाओ, इसीलिए आपका नोज जो है सूंघने का सेंस करती है। टोंग्यू यानी ये बताती है कि आपने जो खाया है उसका स्वाद कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसमें मिर्चें हैं, मीठा है, क्या है वो उसका सेंस कौन करती है? जीभ। इसके बाद स्किन मान लीजिए आपको किसी ने छुआ तो आपको पता चल जाएगा किसी ने मेरी स्किन को छुआ, या आपने अपना कोई भी बॉडी पार्ट छुआ तो आपको पता होगा कि आपने अपने आप को छुआ। तो वो स्किन जो है उसका सेंस करती है। यहां तक ठीक है। अब इनमें से दो कौन से ऑर्गन को नियंत्रित करती है? आपको जो आई है यानी कान और आंख, ईयर ऑन आइज को आपका जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? मिड ब्रेन करता है, मिड ब्रेन। और ये जो 3 ऑर्गन हैं आपके नोज, टोंगे और स्किन यानी नाक, जीभ और स्किन, इन्हें कौन डिसाइड करता है? तो थैलेमस इन तीनों को करता है। और जो आपका मिड ब्रेन है वो आपका आंख और कान को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के फंक्शन देखते हैं। हाइपोथैलेमस काम क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ग्लैंड होती हैं। क्या होती है? ग्लैंड होती हैं। अब ग्लैंड होती क्या है आपको समझा देता हूं दोबारा से मैं। मान लीजिए आपके ग्लैंड है, आपके शरीर में 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। पहला होता है आपका एक्सोक्राइन। कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा होता है आपका एंडोक्राइन, होती है एंडोक्राइन। और तीसरी होती है आपकी मिक्स ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड में क्या अंतर होता है यह आप ध्यान से समझिएगा। अब ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड किसे कहते हैं हम सबसे पहले तो ये देखते हैं। ग्लैंड कोई भी ऐसा ऑर्गन, हमारे शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन जो या तो जूस बनाता हो, क्या बनाता हो? या तो जूस बनाता हो, या तो एंजाइम बनाता हो, या फिर हार्मोन बनाता हो। एंजाइम या आपका हार्मोन बनाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। अब जो आपका जूस बनाता हो उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन। जो आपका जूस बनाता हो उसे कहेंगे एक्सोक्राइन, जिसे हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। और अगर आपका कोई जो ऑर्गन है, अगर वो एंजाइम या हार्मोन दोनों बना सकता हो या दोनों में से एक भी बना रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? एंडोक्राइन। क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड।
और कोई ऐसा ऑर्गन जो कि तीनों बना सकता हो, जूस भी बना सकता हो, एंजाइम भी बना सकता हो और हार्मोन भी बना सकता हो, तो वो कहलाएगा आपका मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है जैसे आपका पेनक्रियास यानी अग्नाशय, वो जूस भी बनाता है, पेनक्रियाटिक जूस, हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। अब इसमें जो है आपका, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कितनी होती हैं? टोटल 9 होती हैं आपके शरीर में। कितनी होती हैं? 9 होती हैं, जिसमें से एक होती है हाइपोथैलेमस और एक होती है पिट्यूटरी। अब हमने 9 में से अगर इन 7 को निकाल दिया, मतलब 9 में से इन 2 को निकाल दिया, 9 में से 2 को निकाल दिया तो कितनी बची हमारे पास? दोबारा लिख लेते हैं। 9 में से अगर आपने 2 निकाल दिया, एक हाइपोथैलेमस को निकाल दिया और दूसरा पिट्यूटरी को निकाल दिया, तो आपके पास बची 7। कितनी बची? 7 और बची। तो क्या होगा, जो 7 अदर हैं, इन 7 को जो कंट्रोल करेगी वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी, जिसे हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इन 7 को पीयूष ग्रंथि करेगी, इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करेगी। क्या करेगी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसे कंट्रोल करेगी। यानी 7 को तो ये कंट्रोल कर रही है, अब इसे कौन करेगी? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे? सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड, इसे कहेंगे सुपर मास्टर ग्लैंड, और इसे कहेंगे सिर्फ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे हाइपोथैलेमस के कार्य। हाइपोथैलेमस के कार्य, ये तो ये था कि इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका कंट्रोल कर रही थी। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। आपको भूख लग रही है, आपने कुछ खाया नहीं है, तो आपको भूख फील कराना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। आपको भूख और प्यास हाइपोथैलेमस के कारण ही फील हो पाती है। इमोशन, आप इमोशनल होते हो या आपका जो मूड होता है, कह सकते हैं मूड, ये किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस। फीलिंग हाइपोथैलेमस के कारण। मानते हैं ना कि फीलिंग से खेल गया, तो फीलिंग से नहीं, हाइपोथैलेमस से खेल गया कोई। 3 एंगर, यानी आपको गुस्सा आता है तो किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। इसके कारण हाइपोथैलेमस के कारण। आपका स्वभाव आप आज कैसा है? आज आप बहुत खुश हो, गुस्से में हो, कैसे हो, वो कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। और चौथा है बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। अब बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के अंदर का, ना कि बाहर का, शरीर के अंदर का आपके, और कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, बाहर के टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, बल्कि शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होगा। यह हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा और ये इसे नियंत्रित करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है, कौन सा है? सेरेब्रम। अब सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट ब्रेन है। ठीक है, लार्ज, सबसे बड़ा दिमाग का जो भाग है वो कौन सा है? सेरेब्रम। अब कितना है? 2/3। कितना है? 2/3 है। 2/3। अब आपको बता दूं 2/3 का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज है, आपने इसके 3 भाग किए। कितने? 3 भाग किए, 3 बराबर भाग किए। मान लीजिए 3 बराबर भाग किए, कि मान लीजिए आप 3 बराबर हैं, ये है पहला भाग, ये है दूसरा भाग और यह आपका तीसरा भाग। अब 2 का मतलब है जो ऊपर 2 है इसमें से, यानी 3 भाग किए और हमने 2 भाग को ले लिया, हमारे पास बचा कितना? 1 भाग। 1 भाग जो हो गया आपका अलग हो गया, और जो हमने 2 भाग लिए हैं यही हमारा जो है वैल्यू है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। या आपका एक एग्जाम्पल और, आपके पास कोई टब है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है, आपके 3 हिस्से हैं, आपने इस पानी के 3 हिस्से करे, 1, 2 और 3, बराबर बराबर, 1, 2 और ये वाला 3। मान लीजिए आप बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे बन गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से जो है आप इतना पानी ले लीजिए, आप ऊपर का इतना पानी ले लीजिए, दूसरा और तीसरा भाग ले लीजिए, इसे क्या कहते हैं?
2/3। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका आगा 66.6666 आता रहेगा, जो कि एक रिपीटिंग नंबर है। हमें उस पर नहीं जाना, वो मैथ का ठीक है, वो मैथ है। अब इसमें जो होता है आपका सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें आपका राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है। आप याद रखिएगा, जो लेफ्ट ब्रेन होता है आपका, जो इसमें दो हिस्से हैं अब आपके, एक तो बन गया आपका, एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है। जो आपस में ये जुड़े होते हैं वो न्यूरॉन के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो इनके बीच में ये स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं सल्कस। क्या कहते हैं? सल्कस। इसमें सल्कस कहते हैं, हिंदी में भी इसे सल्कस ही कहा जाता है। अब लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है आपका, वो राइट साइड बॉडी को आपके कंट्रोल करेगा। किस साइड को? बॉडी को। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अब ये उसके हाथ है और ये उसके पैर है, मान लीजिएगा। अब इसकी बॉडी जो है, अगर बीच में से देखें तो यूं करके दो हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे। इधर वाला जो होगा आपका, इधर वाला होगा आपका लेफ्ट। साइंस में जो है, जिस डायरेक्शन में आप बैठे हो वो उल्टी है आपके हिसाब से, जो आपकी सीधी है वो सामने वाले के उल्टी डायरेक्शन है, और यह आपका राइट डायरेक्शन। तो अगर इधर वाला दिमाग है तो वो इस साइड को कंट्रोल करेगा, इस साइड को, और आपका ये दिमाग है, ये वाला सेरेब्रम का ये वाला हिस्सा आपके इस वाले हिस्से को आपका मेंटेन करेगा, यानी नियंत्रित करेगा। मेंटेन नहीं कह सकते हैं, कंट्रोल करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। राइट साइड को जो है लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जो लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं, माना जाता है उनका जो आर्ट होती है, यानी कला अच्छी होती है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, इंट्यूशन अच्छा होता है, इमेजिनेशन, म्यूजिक अवेयरनेस और 3D फॉर्म उनकी अच्छी होती है, माना जाता है। नेक्स्ट है, जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं, अब ये तो था जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जो राइट हैंड से लिखते हैं उनकी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, रीजनिंग उनकी अच्छी होती है, यानी जो जिस चीज़ में वो जिस चीज़ में दिमाग लगाया था वो इंसान रीजनिंग में अच्छे होते हैं, मतलब दिमाग से वो सोल्व अच्छा कर पाते हैं। उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, मैथमेटिक्स अच्छी होती है, और लॉजिकल रीजनिंग में वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैथ और साइंस में वो अच्छे होते हैं, मैथ और साइंस में वो अच्छे होते हैं। ये थे कुछ फैक्ट राइट हैंड से लिखने वालों के लिए और लेफ्ट हैंड से लिखने वालों के लिए। अब सेरेब्रम जो है आपका 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। कितने? 4 हिस्सों में। पहला है आपका फ्रंटल लोब, दूसरा है आपका पेरिटल लोब, तीसरा है आपका जो है आपका है ओकिपिटल लोब, और आपका इसके बाद है टेम्पोरल लोब। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये सही लगा होगा। देखिए आगे देखते हैं। और इसके बाद में एक और हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस। अब इसका आप जो है ना कार्य देख लीजिए, इसके कार्य। फ्रंटल लोब का कार्य क्या होता है? फ्रंटल लोब कौन सी वाली है? ये वाली, सबसे पहली वाली, ये वाली है आपकी फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का कार्य क्या होता है? जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य किसका होता है? फ्रंटल लोब का। इसके बाद मेमोरी मेकिंग। मेमोरी मेकिंग, आपने किसी चीज को देखा और वो आपको याद रहा, तो इसे ही क्या कहते हैं? मेमोरी मेकिंग। किसी भी चीज को याद हुआ, आपने किसी चीज को देखा, सुना, पढ़ा या कुछ भी करा, तो वो मेमोरी मेकिंग हुई आपकी। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। चौथा है आपका डिसीजन मेकिंग, यानी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कौन करता है? फ्रंटल लोब। कह सकते हैं कि मेन दिमाग है, वैसे तो मेन सभी है, क्योंकि अगर एक भी रुका तो आपकी पूरे शरीर का काम खत्म। और पांचवा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं एकाग्रता, किसके कारण होती है? फ्रंटल लोब के कारण। और दूसरा है आपका विजडम, यानी बुद्धता। अगर आपके फ्रंटल लोब सही नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे? आप एक कह सकते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुद्धि भ्रष्ट।
ये तो देख लिया आपने फ्रंटल लोब। अब यहीं पर आप देख लीजिए आपका पेरिटल लोब। कौन सा? पेरिटल लोब। पेरिटल लोब के बारे में देख लीजिए। जो पेरिटल लोब जो होती है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो कारण होती है, लॉजिकल रीजनिंग किसके कारण होती है? आपकी पेरेंटल लोब के कारण, पेरिटल लोब के कारण। उसके बाद मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन, इसका कार्य होता है मैथमेटिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स और आपका जो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन, यहां तक ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।